पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर और सेकंड अंकल जो थे वो इमॉर्टल अलायंस के अंदर जाकर पहुंच चुके थे ताकि वहां पर जाने के बाद दुआनमू जो है उससे बदला लिया जा सके कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई डोंगफेंग को पॉइजन देने की। उनके बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो गया था जहां पर इमॉर्टल अलायंस वाले मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए जो कि उन्होंने अपना हाफ स्टेज इमॉर्टल रेल्म को ब्रेक थ्रू करने के बाद हासिल की थी, उसकी मदद से इमॉर्टल अलायंस की वाट लगा देते हैं, जिस वजह से इमॉर्टल अलायंस को उनके सामने झुकना पड़ता है और वो डोंगफेंग का बदला ले चुके थे। उसी के साथ साथ डोंगफेंग जब अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था और अब वो गोल्डन कोल रैन पे पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था। वो इसी तरह से और पावरफुल बनता जाए तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको अपने फादर को बचाने में, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगफेंग जो था वो उस लड़की के साथ अपने मिस्टी स्वॉर्ड सेट के अंदर वापस आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो उस लड़की से कहने लग जाता है कि आपका शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, वरना किसी और ने आपको देख लिया कि आप अंडरवर्ल्ड से आती हैं और यहाँ पर मौजूद है तो मैटर थोड़ा बिगड़ सकता है। तो वो लड़की भी कहने लग जाती कि ठीक है, बात तो तुम सही कह रहे हो, हम वापस से जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी जान के दुश्मन अभी भी पड़े हुए हैं। तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि हाँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करूंगा और इमॉर्टल अलायंस वालों से बच के ही रहूंगा जब तक कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग ना बना लूं कि मैं इमॉर्टल अलायंस की वाट लगा दूं। जब मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो उसके बाद मैं खुद जाऊंगा इमॉर्टल अलायंस से बदला लेने के लिए, तब तक कि मैं बिना मतलब के किसी भी पंगे में नहीं पड़ने वाला। तो वो लड़की भी कहने लग जाती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जब वो लड़की वहां से जा ही कह रही थी कि इससे पहले वहां का जो मौसम होता है वो बदलने लग जाता है। जमीन के अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था और यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बन रहा होता है। वो लड़की ये चीज देखकर कहने लग जाती है कि ये तो ब्लैक वाटर फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर यहाँ पर इस फॉर्मेशन को किसने बना दिया? इस फॉर्मेशन को सिर्फ एक ही बंदा बना सकता है जिसका नाम जुआनमिंग है, लेकिन जुआनमिंग आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है? इसके अचानक से यहाँ पर आने का मतलब ये है कि डोंगफेंग उसने काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रखी होगी और जब उसको सही मौका लगा वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गया। उस फॉर्मेशन के अंदर से अजीब सी स्नेक स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसने डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन डोंगफेंग तुरंत उसकी जो नई वाली स्वॉर्ड थी उसकी मदद से ऐसा स्लैश अटैक देकर मारता है कि उससे हजारों स्लैश अटैक एक बार में निकलते हैं और उसकी मदद से सारे की सारी स्नेक स्पिरिट गायब हो चुकी थी। तब वहां पर आता है जुआनमिंग और वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने सुनकर रखा था डोंगफेंग के बारे में वो वैसा ही है, इसका बाप भी इतना ही स्ट्रॉन्ग था और ये भी वैसे ही रास्ते पे चलता जा रहा है। वो लड़की जुआनमिंग से कहने लग जाती कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और तुमने सोचा भी कैसे कि यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करो? तुमने मुझे भी फॉर्मेशन के अंदर घसीटने की कोशिश की और अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे अंडरवर्ल्ड वाले तुम्हारा क्या हाल करते तुम्हें पता है ना? तो वो जुआनमिंग कहने लग जाता है कि मुझे तो वैसे तुम्हारे अंडरवर्ल्ड से डर नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, ना ही तुमसे पंगा लेने के लिए आया हूँ, मैं तो खास करके मिलने के लिए आया हूँ डोंगफेंग से। तो ये सुनकर डोंगफेंग भी हैरान रह चुका था कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो, मुझसे तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ कि तुम कौन हो। तो वो जुआनमिंग कहने लग जाता है कि जान पहचान से क्या करोगे, मुझे बस एक चीज के बारे में जानना है। तुम्हें पता ही होगा ना कि तुम्हारे फादर उस केव के अंदर गए थे और वहां से वो स्टोन लेकर आए थे तुम्हारे लिए, तो उनके पास कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा जिसकी मदद से उस केव के अंदर जाया जा सकता है और वहां से जिंदा बचकर बाहर आया जा सकता है, वरना आज तक के जितने भी लोग केव के अंदर गए हैं ना, वहां से कोई जिंदा बचकर बाहर आया ही नहीं सिवाय तुम्हारे फादर के। तो मुझे बस यही जानना है कि क्या तुम्हें उन्होंने वो सीक्रेट बताया है कि कैसे केव के अंदर जिंदा जाए और जिंदा वहां से बाहर निकल कर आए? मुझे बस वही सीक्रेट जानना है। तुम उसके बेटे हो तो तुम्हें तो वो सीक्रेट पता ही होगा। मुझे सीक्रेट बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे इससे ज्यादा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चलो मेरे साथ, मुझे उस केव तक ले चलो और मुझे बताना कि मैं कैसे जिंदा अंदर जा सकता हूँ और बाहर आ सकता हूँ। तो डोंगफेंग ये सुनकर हैरान रह चुका था और उससे कहने लग जाता कि मेरे फादर ने मुझे इस तरह की चीजें कभी नहीं बताई, उन्होंने मुझे खुद मना किया कि मैं उस केव के अंदर ना जाऊं, तो आखिर वो मुझे इस तरह की चीजें कैसे बता सकते हैं? तो ये सुनकर वो जुआनमिंग कहने लग जाता है कि लगता है अब मुझे मेरे ही तरीके से बात करनी होगी, लातों के भूत ना बातों से मानते नहीं है और तू भी उसी टाइप का लगता है। तो ये सुनकर डोंगफेंग कहने लग जाता है कि तू हमारे मिस्टी स्वॉर्ड सेट के अंदर खड़ा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद तू मुझ पर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तुझे नहीं लगता कि अगर तूने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मेरे मास्टर और सेकंड अंकल जो है वो यहाँ पर आकर तेरा गेम बचा देंगे? तो जुआनमिंग कहने लग जाता है कि अरे तू बोलता बहुत है, लेकिन तुझे ना आसपास की जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि तेरे
मेरे सेकंड अंकल और मास्टर जो है ना वो गए हैं इमॉर्टल अलायंस के अंदर और मुझे लगता है कि वहां से जिंदा आना उनके बस की बात होगी। वो तो अब तक के मर भी गए होंगे, तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना कहते साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दे ताकि वो यहाँ पर डोंगफेंग की जान ले सके। लेकिन वो लड़की यहाँ कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें ये करने देने वाली नहीं हूँ, मेरी नजरों के सामने होते हुए तुम डोंगफेंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुकी थी ताकि डोंगफेंग को बचाया जा सके, लेकिन उस ज़ुआनमिंग ने किसी तरह के पॉइजनस धुएं को फेंक दिया था डोंगफेंग की तरफ, जिसके अंदर डोंगफेंग घिर गया होता है। लेकिन डोंगफेंग के पास जो स्वॉर्ड थी उसका ऑरा जब वो एक्टिवेट करता है तो उसने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से डोंगफेंग की जान बच जाती है और वो पॉइजनस ऑरा जो था वो उसको नहीं लग पाता। वो लड़की जब यहाँ पर ज़ुआनमिंग को रोकने के लिए आती है तो वो उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है। उसने अपना एक खतरनाक स्केलेटन पाम टेक्निक का यूज किया था और जैसे उसकी मदद से वो लड़की को मारने वाला था, बीच में डोंगफेंग अपनी स्वॉर्ड लेकर आता है और एक ही बार के अटैक के अंदर वो उस स्केलेटन पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो लड़की डोंगफेंग से कहने लग जाती कि जो ज़ुआनमिंग है ना ये कल्टीवेशन में काफी आगे है हमसे, तो हमें जो भी करना है वो सोच समझ के करना है और पूरी जान लगा के करना है, वरना ये हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो डोंगफेंग कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी यहाँ पर अपना गोल्डन कोर रैम ब्रेक थ्रू किया है ना, बढ़िया मुझे मौका मिला है प्रैक्टिस करने का, जरा मैं भी तो देखूं कि गोल्डन कोर रैम की पावर क्या होती है, मैं उसी पावर का यूज करने वाला हूं इसके ऊपर। तो ज़ुआनमिंग कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी कल्टीवेशन पावर तुझे दिखाता हूँ कि तो मेरे सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता। वो अपने और खतरनाक अटैक को डोंगफेंग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंगफेंग उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता। तब इस चीज को देखकर ज़ुआनमिंग ने अपनी मार्शल स्पिरिट को और अपनी कई सारे बीस्ट की स्पिरिट को समन कर लिया था, जिस वजह से वहां पर 2-3 ड्रैगन स्पिरिट और उसकी मार्शल स्पिरिट आकर पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ज़ुआनमिंग को तो लग रहा था कि अब तो डोंगफेंग गया, उसके बचने के 0 चांसेस है, वो इन अटैक के सामने बच ही नहीं सकता। लेकिन डोंगफेंग वो रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके 2 क्लोन यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और उन दोनों क्लोन के साथ साथ डोंगफेंग खुद भी शामिल था। ये तीनों मिलकर जितने भी अटैक वगैरह आए थे मार्शल स्पिरिट के और उस बीस्ट स्पिरिट के, वो सब एक बार के अंदर खत्म हो चुके थे। डोंगफेंग ने सारा अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक पल के लिए वो ज़ुआनमिंग भी हैरान रह चुका था कि ये तो सिर्फ गोल्डन कोर रैम पे मौजूद है ना, इसके पास पावर इतनी ज्यादा कैसे आई, ये क्या कर रहा है इतने खतरनाक अटैक को करने के लिए। तो वो और भी पावरफुल अटैक डोंगफेंग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंगफेंग उसके सारे अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन ज़ुआनमिंग वो रुकने वाला नहीं था, वो किसी भी हालत में डोंगफेंग को मारने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने भवंडर क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर वो डोंगफेंग को फंसा देता है। ये भवंडर क्रिएट हुआ था पूरा पानी से, लेकिन जैसे वो यहाँ पर डोंगफेंग की जान ले पाता कि तभी उड़ते हुए वहां पर एक स्वॉर्ड आती है जिसने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं थी बल्कि सेकंड अंकल की थी, जो यहाँ पर आकर एंट्री मार चुके थे, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। उसको देखकर तो ज़ुआनमिंग भी एकदम हैरान रह जाता कि ये जिंदा कैसे बच गया। मुझे तो लगा था कि ये और मास्टर जो है वो दोनों इमॉर्टल अलायंस में जाकर अब तक मर गए होंगे, लेकिन ये तो मरा ही नहीं है। वो लड़की जो थी वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती, वो सोच में पड़ जाती कि अब मैं क्या करूं, अब मैं तो अंडरवर्ल्ड से आती हूँ और अगर यहाँ पर सेकंड अंकल ने मुझे डोंगफेंग के साथ देख लिया तो वो कुछ गलत ना समझे कि डोंगफेंग अंडरवर्ल्ड वालों के साथ मिला हुआ है, जबकि यही चीज तो डोंगफेंग किसी को दिखाना नहीं चाहता था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सेकंड अंकल ज़ुआनमिंग से कहना चाहते कि ज़ुआनमिंग तू मेरे मिस्ट्री स्वॉर्ड सेट के अंदर आकर खड़ा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद तू डोंगफेंग के ऊपर ही अटैक कर रहा है, तुझे पता है कि तूने कितनी बड़ी गलती की, तेरी ये गलती ना माफी के लायक भी नहीं है। बहुत ही जो तुझे अपनी पावर दिखाने का शौक है ना, तो दिखा मेरे सामने कि तू क्या कर सकता है, मैं तेरी जान लेने के लिए तैयार हूँ, आजा, हिम्मत है तो मुझसे लड़ के दिखा। ये देखकर एक पल के लिए ज़ुआनमिंग भी दंग रह चुका था। वो समझ चुका था कि यहाँ पर अकेले 3 लोगों का मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर वो यहाँ पर किसी भी तरह से डोंगफेंग को अपने साथ ले भी जाता है ना, तो सेकंड अंकल से, उस लड़की से और डोंगफेंग से फाइट करने की वजह से उसको बहुत चोटें आएंगी और वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से चला जाए। इसलिए वो कहने लग जाता है कि लगता है आज यहाँ पर आकर ना कुछ गलती हो गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वापस कोई ना कोई दिन जरूर आऊंगा और डोंगफेंग को अपने साथ ले ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस केव के अंदर जाना है और वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखता हूँ कि कौन डोंगफेंग को हमेशा के लिए बचा पाता है। उसके दिन तो भर चुके हैं। इतना कहने के बाद ज़ुआनमिंग तो वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद सेकंड अंकल जो थे वो डोंगफेंग से कहने लग जाते कि डोंगफेंग तुम ठीक तो हो ना, मैं इमॉर्टल अलायंस के अंदर गया था और दुआनमो और उसके मास्टर दोनों को देख कर आया हूँ कि मारा जा चुका है। तो ये सुनकर डोंगफेंग जो था वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि मैंने ये नहीं चाहा था कि उन दोनों की जान चली जाए, मैं तो बस चाहता था कि उनको सबक मिले ताकि वो आइंदा ऐसा मेरे साथ ना करे। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि यही तुम्हारी दरिया दिली जो है ना वो नुकसान कर जाती है कभी कभी। जब कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे तो तुम उसको माफ कैसे कर सकते हो? माफ कभी नहीं करना चाहिए और उसकी भी जान लेनी चाहिए, तभी जाकर तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम्हारी अच्छाई तुम्हें पीछे घसीट लेगी। सेकंड अंकल जो थे वो उस लड़की से कहना चाहते कि देखो मुझे पता है कि तुम अंडरवर्ल्ड
अंडरवर्ल्ड से आती हो, और मैंने ये भी देखा है कि तुमने उस बीस्ट के पेट के अंदर डोंगफेंग का कितना ज्यादा साथ दिया और उसको खतरों से बचाने की कोशिश की ताकि डोंगफेंग को कुछ हो ना जाए, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। लेकिन तुम देख ही रही हो कि यहाँ की सिचुएशन कितनी बुरी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अभी के लिए चली जाओ और जितना हो सके उतना डोंगफेंग के करीब बाकियों की नजरों में मत आना, वरना कोई भी अगर तुम दोनों को साथ में देखेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम वो समझ रही हो। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगा था कि आप मुझे बहुत डांट लगाएंगे कि मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ और यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जो मुझे समझाया है मैं उसका ध्यान रखूंगी और हमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो डोंगफेंग से भी कहती है कि डोंगफेंग फिर मिलेंगे, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो तुम अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर रखना, फिर मजा आएगा तुम्हारे साथ रहने का। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुकी थी। डोंगफेंग जो था वो अपने सेकंड अंकल से कहने लग जाता है कि जब मैं कल्टीवेशन करने के लिए वहां पर नहीं गया था ना, तो उससे पहले आपकी बड़ी बेटी वान किन जो है वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। मैंने उसको काफ़ी टाइम से देखा नहीं है जब से मैं यहाँ पर आया, तो कहाँ गई आप मुझे बता सकते हैं। जिस पर सेकंड अंकल कहने लग जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास थे कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और तुम्हें कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से उसने फैसला किया कि वो स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर जाएगी। स्वॉर्ड फर्नेस बहुत खास जगह है जहाँ पर लोग कल्टिवेशन करने के लिए जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होता है, क्योंकि वहाँ के जो चैलेंजेस है ना वो इतने ज़्यादा हार्ड है कि जल्दी वो उसको कोई कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ये सुनकर डोंगफेंग जो था वो परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे लिए वान किन को इतना ज्यादा कुछ करने की क्या जरूरत है, मुझे तो उनकी टेंशन हो रही है, क्या मैं उनसे जाकर नहीं मिल सकता हूँ, क्या मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि तुम्हें वो करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वान किन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस चीज को हैंडल कर लेगी, और जब तक कि वो अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दे रही है मैं तो कहूंगा कि तुम भी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। तो माउंटेन पे जाओ, वहां पर कल्टीवेशन करो, मैंने एक प्रोटेक्शन बैरियर वहां पर लगा दिया है, कोई भी वहां पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम सुकून से अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। एक तरफ तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना, दूसरी तरफ से वान किन जो है वो भी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देगी। तो ये सुनकर डोंगफेंग कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम सेकंड अंकल और बाकी लोगों को देखते हैं, वो सभी उसी वान किन को छोड़ने के लिए आए हुए थे स्वॉर्ड फर्नेस के पास। अब स्वॉर्ड फर्नेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टोटल 7 तरह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। कोई भी कल्टिवेटर जब उसके अंदर जाता है ना तो उसको 7 चैलेंज पास करने होते हैं। अगर वो 7 चैलेंज को पास कर लेता है तो उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है, कोई स्वॉर्ड अच्छी मिल सकती है, कोई कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू लेवल हो सकता है, जो और भी कितनी कमाल की चीजें मिल सकती हैं जो कि इंसान की कल्टीवेशन में उसको आगे बढ़ने में काम आए। लेकिन खतरा इसमें यही होता है कि अगर 7 में से एक भी चैलेंज के अंदर इंसान फेल हुआ तो उसके जान जाना तो बिल्कुल तय है, वो बच ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती अगर वो बीच में फेल हुआ तो। यही खतरनाक जगह पर जा रही थी वान किन, तो सारे के सारे लोग जो थे वो थोड़ा उदास थे कि वान किन ठीक तो होगी ना, वो ये काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन सेकंड अंकल और मास्टर उस वान किन को मोटिवेट करते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगी, बिल्कुल भी फिक्र मत करना और तुम इस चैलेंज को कंप्लीट करके बाहर आना। तो अब जैसे ही वान किन पहले चैलेंज के अंदर एंट्री क्या मारी थी कि उसके सामने एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको प्लेटफॉर्म तक के जाना था एक लंबा सा रास्ता कवर करके। रास्ता तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वान किन कुछ कदम ही क्या बढ़ाई थी कि आसमान से हजारों स्वॉर्ड उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। सारी की सारी स्वॉर्ड को क्रॉस करते हुए उनसे बचते हुए प्लेटफॉर्म तक के उसको पहुंचना था। वो यहाँ पर कुछ स्वॉर्ड को तो रोक जाती है, लेकिन जैसे आगे बढ़ती है और स्वॉर्ड वहां पर आने लग गई थी। पर जैसे जैसे उसने अपना पहला चैलेंज कंप्लीट किया, अब बारी थी दूसरे चैलेंज की। दूसरे चैलेंज में भी सामने एक पोर्टल बना हुआ था, उस पोर्टल तक के पहुंचना था, लेकिन बीच में जो रास्ता था उस रास्ते के अंदर से ही जमीन को फाड़ कर अजीब बेलें बाहर निकल कर आने लग जाती हैं। जैसे कि पेड़ वगैरह में होती हैं वही सारी बेल और जड़ें बाहर निकल कर आ रही थी, जो कि वान किन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन वान किन रुकने को तैयार नहीं, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड की मदद से जितनी भी बेलें वहां पर आ रही थी वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उनको खत्म करते हुए वो सेकंड चैलेंज को भी पार करने वाली थी कि तभी वो बेलें पूरी तरह से उसको जकड़ चुकी थी। वो उसको एक सर्कल के अंदर ट्रैप कर लेती है जिसके अंदर से बाहर निकलना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन वान किन रुकने वाली नहीं थी, वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए इस चैलेंज को भी पार कर जाती है और वो इस चैलेंज से होते हुए दूसरे चैलेंज के अंदर पहुंच चुकी थी। 2 चैलेंज कंप्लीट हुआ, अब थर्ड चैलेंज में वो एक पानी जगह पर आ जाती है, मानो कि ये रास्ता समुद्र के नीचे बना हो, और यहाँ पर आने के बाद इस जगह के भी चैलेंज को उसको कंप्लीट करना था। तो जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ डोंगफेंग जो होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल था। वो उसी चीज को याद कर रहा था कि वान किन किस हालातों में होगी। उसने मुझे नुकसान होने का जिम्मेदार खुद को मान लिया, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी और इसी गलती की वजह से वो चली गई स्वॉर्ड फर्नेस के अंदर।
उसके बाद जो छोटी एंजल थी वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वान किन की हालत क्या होगी, क्या वो ठीक है? मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है उसको लेकर, मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ हो जाए। तो छोटी एंजल भी कहना चाहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर ठीक ही होगी, तुम भी अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दो ताकि तुम भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको। तो डोंगफेंग भी यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका था ताकि वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, और वो कहने लग जाता है कि आने वाला जो कंपटीशन है ना, किसी भी हालत में मैं उसको जीत कर रहूंगा, कोई भी मेरे सामने नहीं टिकने वाला, मैं किसी को भी अपने सामने खड़ा होने भी नहीं दूंगा। तो वहीं वान किन जो थी वो और भी चैलेंज को पार करते हुए आगे पहुंच चुकी थी, और अभी जहां पर वो होती है वो लावा से भरी जगह थी। इस जगह के भी चैलेंज को वो कंप्लीट करती और यहाँ से भी आगे निकल जाती। करीब 4-5 चैलेंज को उसने अब तक के कंप्लीट कर लिया था, बस 2-3 ही और बचे होते हैं जिन्हें भी कंप्लीट करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वो यहाँ चैलेंज कंप्लीट कर रही थी, दूसरी तरफ डोंगफेंग जो होता है वो अपना भी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। वो भी मेहनत करता है और अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करने लग जाता है, जिस वजह से उसकी भी पावर बढ़ने लगी थी और वो बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा था। इधर वान किन जो थी वो इस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर थंडर गिर रहे थे। आसमान पूरा थंडर से भरा होता है और थंडर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना था। तो थंडर जब इतने ज्यादा उसके ऊपर गिरते हैं, वान किन की हालत खराब होने लग जाती है। वो इन थंडर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था उसके लिए। वो जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हर बार वो थंडर उसकी जान लेने की कोशिश करता, पर आखिरकार वो अपनी पावर का यूज करते हुए इसको भी क्रॉस कर जाती है। उसने अपने 7 के 7 चैलेंज को कंप्लीट कर दिया, उसके पूरे चैलेंज कंप्लीट हो चुके थे, जिस चीज को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन ये हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश थी और बाहर से सेकंड अंकल और बाकी लोग जो थे वो भी उस मिरर के जरिए सारी चीजें देख रहे थे। उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली वान किन ने अपना ये चैलेंज कंप्लीट किया। वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे, सभी बस इस इंतजार में थे कि अब यहाँ पर चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद वान किन को मिलता क्या है, कौन सा रिवॉर्ड उसको मिलता है, यही देखने के लिए सभी एक्साइटेड थे। लेकिन वो क्या होने वाला है ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता, जिससे को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।